तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दावे अभी तक किए जा रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनने वाली है, और इन नारों के साथ, इन दावों के बीच जनता को उम्मीद है कि एक ऐसा चुना जाए जो उनकी समस्याओं को सुने, किए गए वायदों को पूरा करे। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, इसी बीच में अपडेट देते हुए, मिजोरम में 9 बजे तक 12.80%, छत्तीसगढ़ में 9 बजे तक 10% का मतदान हो चुका है। तो कांग्रेस से पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता भास्कर घोष हैं, नीतीश शर्मा इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, समीर जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी स्वागत करती हूँ समीर चौगांवकर जी, और इसके साथ ही बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत सुजाता पॉल कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। सुजाता जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, लेकिन समीर सर आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बात मिजोरम की भी करनी होगी, जहां पर मणिपुर हिंसा का एक मामला बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट डालता हुआ नजर आ रहा है। एमएनएफ की अगर आप बात करेंगे, केंद्र में तो साथ है, लेकिन इस मुद्दे पर मिजोरम में वो अलग हो चुकी है। ऐसे में इन 40 सीटों पर आज जब मतदान हो रहा है, एक तरफ जाहिर है कि कांग्रेस की कोशिश है कि वो अपनी सीटों की बढ़त बनाए, दूसरी तरफ बीजेपी भी ये चाहती है। किसका कितना स्कोप आपको नजर आता है, या जैसी स्थिति लगभग वैसी आपको लगता है बनी हुई नजर आएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि मिजोरम में इस बार कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में मणिपुर की घटना के बाद। देखिए, मणिपुर की घटना के बाद राहुल गांधी मिजोरम चले गए थे, और मणिपुर के काफ़ी लोग वहाँ पर अभी शिफ्ट हो चुके हैं मिजोरम के अंदर। तो मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस के लिए बेहतर उम्मीद लग सकती है। लेकिन फिर भी जोरामथांगा जो मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी एमएनएफ जो है, मिजोरम नेशनल फ्रंट, मुझे लग रहा है सरकार बनाने की स्थिति में वो आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिजोरम में नहीं है, क्योंकि पिछली बार का भी चुनाव देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी, 8% वोट मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। एमएनएफ के साथ कोई ट्यूनिंग का स्कोप है? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं। मणिपुर की घटना के बाद मुझे लग रहा है कि फिलहाल स्टेट में किसी तरह के गठबंधन की स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में रहेगी नहीं कि वहां पर वह किसी तरह की सरकार बनाने में प्रभावित कर सके। याद होगा समीर जी, असम का था वो चुनाव, जो 1 सीट आई और सरकार उन्हीं की बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना कि सीटें कितनी आएंगी और सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये महाराष्ट्र के एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से कहा नहीं जा सकता। नहीं, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का अगर आप राज्य, छोटे राज्य की बात करोगे तो यहाँ की राजनीति, और आसाम जो सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ की राजनीति बहुत अलग है मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सभी राज्यों में बहुत मजबूत है। अगर आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो या आसाम की बात कर रहे हो, सरकार बना चुकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल ऐसी स्थिति लग नहीं रही, क्योंकि एमएनएफ है जो मजबूत स्थिति में, जोरामथांगा फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। और इसके अलावा वहाँ पर एक रिटायर आईपीएस ने भी अपनी एक पार्टी बनाई है, उस लोकल पार्टी का भी एक बड़ा वहां पर भूमिका नजर आ रही है। तो हो सकता है कि वह पार्टी और जोरामथांगा चुनाव के बाद अगर 3 दिसंबर को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बना ले। जल्दी से छत्तीसगढ़ को लेकर मोटा मोटा आपको क्या नजर? देखिए, छत्तीसगढ़ में 20 सीटों में जो मतदान हो रहा है, बेसिकली सब ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। एक तो राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों में आती है, और 12 बस्तर की सीटें, तो ये बेसिकली ज्यादातर रिजर्व सीटें में आती है यहाँ पर। और 12 में से 11 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीत चुकी थी पिछले 2018 के चुनाव में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस समय कांग्रेस को थोड़ी बढ़त होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 19 सीटें आउट ऑफ 20, दो बायलैटरल इलेक्शंस में भी जीते, तो 19 सीटें उनके पास हो गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले रमन सिंह दावा कर रहे थे कि इन्हीं 20 में से 15 से 16 सीटें हम जीत जाए। हाँ, इस बार समस्या ये भी है कांग्रेस साथ कि वहाँ कांग्रेस से कुछ बागी उम्मीदवार भी खड़े हो चुके हैं पार्टी के। तो इस स्थिति में देखना होगा कि कांग्रेस अपने बागी उम्मीदवारों के साथ किस तरीके से मतलब जीत पाती है। दूसरे दलों की पार्टी भी खड़ी है, अजीत जोगी की पार्टी के भी उम्मीदवार खड़े हैं। अब अजीत जोगी तो नहीं है, उनके बेटे पार्टी देख रहे हैं वहां पर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार खड़े किए वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि इन 20 सीटों के अंदर फिलहाल कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है इन सीटों में। तो भारतीय जनता पार्टी भी बेहतर प्रदर्शन करेगी इस बार इन 20 सीटों में। मैंने देखा टिकट वितरण हो गया, तेलंगाना भी हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह, राजस्थान में भी हुआ। ये जो या तो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं निर्दलीय, या आम आदमी पार्टी, ये जो वोट काटने वाली जो आजकल की पॉलिटिक्स है, जिसमें आपने देखा राजस्थान में निर्दलियों का कितना बड़ा इंपैक्ट रहा कि इस बार कांग्रेस ने अपनी सीटों से, अपने सिंबल से चुनाव लड़ाया। यानी कि इस बार भी निर्दलीय की क्या भूमिका रहती है, जिससे पता चलेगा कि चुनाव के रिजल्ट का ऊंट किस करवट बैठेगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ ही क्यों ना हो। देखिए, निर्दलीय चुनाव जीतने की स्थिति में बहुत कम आते हैं। अगर आप देखोगे
तो वोट काटने में निर्दलीय की भूमिका रहती है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है वहाँ पर, उसको अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर वह आम आदमी पार्टी से लड़ता है या निर्दलीय खड़ा हो जाता है, किसी अन्य पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, तो उसका व्यक्तिगत जो वोट बैंक होता है, और क्या है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में या विधानसभा चुनाव में 4 से 5 हजार वोट बहुत मायने रखते हैं। और उसमें एक सुखद तो तस्वीर, ऐसे और में उसके कोई बाद 4 हजार वोट लेके जाता है तो दूसरे उम्मीदवार के हारने की संभावना प्रबल हो जाती है। सुजाता पॉल जी से भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है सर, वो बड़ा दिलचस्प है। कांकेर में लगभग 14.49%, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर 9 बजे तक का मतदान एक ठीक ठाक परसेंटेज में नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों का निकलना सुरक्षा के लिहाज से। और चुनाव आयोग की तारीफ करनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारी की गई उसका रिजल्ट देखिए। कांकेर में 16.48% और कोंडागांव में 13.39%, सुबह 9 बजे तक मतदान। बीजापुर में 4.50% सुबह 9 बजे तक का मतदान हो चुका है। नारायणपुर में 11% अभी तक मतदान हो चुका है, 9 बजे तक के आंकड़े हैं। राजनांदगांव में 8.34% का मतदान अभी तक हो चुका है। हंसागढ़ विधानसभा से मिंटू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिंटू, जरा वहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाइए और क्या है वहां के वोटर्स के मन में, जरा ये भी पूछिएगा। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, हम अंतागढ़ विधानसभा के जो एक पखांजू क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां के पोलिंग बूथ पे आए हुए। यहाँ जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है, जहाँ पे जो है रैम्बो करके एक जो है केंद्र बनाया गया, जहां सिर्फ थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से सजाया गया और उनको यहाँ पे वोट के लिए आकर्षण किया गया। हमारे पीछे देख सकते हैं थर्ड जेंडर की जो महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो कलेक्टर साहब ने इनकी पहल की, इनको कितनी खुशी हो रही है। आपका नाम बताएं। मोनिशा है। कितना खुशी लग रहा है आपको? बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी। देश में जो है पहली बार ऐसे ट्रांसजेंडर जो है ये रैम्बो टाइप से पोलिंग बूथ बनाया गया है। आपके लिए जो आपके आने वाली पीढ़ी है या आपके सहयोगी या जो पहचान करता है, उन लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट देने के लिए आने के डरते हैं, पहले भी आप बता चुके, उस बारे में कुछ बताइए। पहले तो वोट देने आते हैं, किन्ना लोग को बहुत मस्ती करती थी, कोई बाल पकड़ा खींचती थी, पालू पकड़ा खींचती थी। अभी ये साल जो इज्जत मिला है और इतना सम्मान मिला है, कभी ऐसे नहीं मिला है। आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे, आपके जो और साथी सहयोगी कितने लोग आए होंगे? हम लोग 8 जन आया है। क्या लगता है और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बहुत खुशी लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ जैसे ऐसे वोट देने तो बहुत खुशी लगता है, और मेरे जो भाई लोग हैं सब ऐसे देखेगा तो पागल हो जाएगा खुशी में हमारा किन्ना। देखिए, इसके साथ साथ पूरे बस्तर में एक नई चीज आपको बताया गया। बस्तर फाइटर के रूप में जो है यहाँ पे पुलिस जवान को भी थर्ड जेंडर को मौका दिया गया था, उनको भी यहाँ पे जो है थर्ड जेंडर के रूप में पुलिस जवान तैनात किया। वो भी हमारे साथ मौजूद है, देख सकते थर्ड जेंडर पुलिस जवान है, उनसे जानते हैं, क्योंकि सुरक्षा का जो जिम्मा है थर्ड जेंडर पुलिस वालों को भी दिया गया है। आइए उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। कितनी खुशी लगती होगी आपको, जो आप पहली बार जो है यहाँ पे थर्ड जेंडर के रूप में सुरक्षा को लेकर ध्यान में यहाँ पे आप सुरक्षा दे रहे हैं? सर, मैं बहुत खुश हूँ। कहे के लिए आज तक हमारे लिए इतना थर्ड जेंडर के लिए आज तक इतना सुविधा नहीं किया गया था, और आज हम लोग के लिए इस मतदान केंद्र को सिर्फ सतरंगी रंगों से सजाया गया। सिर्फ हम यहाँ पे थर्ड जेंडर आ रहे हैं, उनका सम्मान दे रहे हैं। बहुत खुशी है। आपको एक सवाल पूछना चाहेंगे, थर्ड जेंडर को लेके कई सवाल होती है, कई उलझने होती है, तो आप आज जो है पुलिस जवान में तैनात हुए, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है उनकी? मैं बताना चाहूंगी, जैसे हम लोग इतने संघर्ष करके आगे आए और जो हमें सम्मान मिला, मैं अपने तृतीय लिंग की बहनों को कहना चाहूंगी तो ना डरे और हमें साथ दे, और वो भी हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार ध्यान रखते हैं और कितना क्या महत्वपूर्ण रखा है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू, आपने लगातार मिंटू जो आपने अपडेट दी। लेकिन एक सवाल इसी को लेकर मैं नीति जी आपसे करूंगी। बहुत खुशी की बात है, तस्वीरें बहुत खास हैं कि थर्ड जेंडर के लिए एक अलग से बूथ बनाया गया, तमाम चीज़ें। लेकिन एक सवाल है, ये उन्होंने कहा कि हमें सम्मान दिया गया, लेकिन क्या अलग से बनाने की ज़रूरत थी? जो सभी का बूथ पोलिंग स्टेशन होता है, वहाँ ये नहीं जाके पोलिंग कर सकते थे या अपना वोट डाल सकते थे? अलग से बनाना उनको खास महसूस कराने का वजह है या उनको अलग महसूस कराने की वजह है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज वो अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिखा पा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आज 75 साल हो चुके हैं आज़ादी में, और आज हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हर इंसान के अंदर वो मानवता के गुण हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर का। और ट्रांसजेंडर को ये इम्पोर्टेंस देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
पर सभी लोगों के साथ नीति जी क्यों नहीं आ सकते? समाज, देखिए समाज में एक्सेप्टेंस स्लोली स्टार्ट होती है। आज एटलीस्ट उनको वो प्लेटफॉर्म तो मिला जहाँ पे वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे वो हम सबके साथ उठेंगे, बैठेंगे और हमारे साथ ही वो इकोनॉमी में भी, देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे कि वो उतने ही ह्यूमन है, उतने ही भारतीय हैं जितने मैं और आप करते हैं। जैसा आप बता रही हैं वैसा हो, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी भी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको, आपके आला कमान पूरी कांग्रेस पार्टी को, और ऐसे में जो आपने योजनाएं कही हैं और बहुत सिमिलैरिटी है जो आपने कर्नाटक में जो पैटर्न था, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम योजनाएं, चाहे गैस की बात हो, चाहे गोबर की बात करते हैं आप, या तमाम चीज़ों को लेकर जो आपने कहा, उससे कितनी उम्मीद है कि आज जब वोटिंग पड़ रही है, इस समय पोलिंग हो रही है, उस समय कितना कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है? देखिए, जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने डिलीवर किया है, हम उसी को लेकर जनता के बीच में गए हैं और बेहतर काम करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में एमएसपी से ज्यादा और बहुत ज्यादा रेट पर धान की खरीद हुई, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आपने एमएसपी से ज्यादा के रेट पे खरीदा धान तो हम आपसे एफसीआई नहीं खरीदेगा, फिर भी हमने किया। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी जब अपने वादे करने पड़े तो उनको बताना पड़ा कि नहीं, हम भी और ज्यादा देंगे। तो ये बता रहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने जमीन पे काम किया है और वो जमीनी तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की समस्याओं को समझते हैं। आज जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वो मेनली आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों का जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में और पास ही के मध्य प्रदेश में उत्पीड़न देखा गया है, उससे भी लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो। तो बहुत सारी चीजें हैं और हम लोकल इश्यूज पे जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, हम लोगों से जुड़ी बातें करते हैं और उन पर। सुजाता पॉल जी, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर छेड़ा जा रहा है कांग्रेस को कि कांग्रेस उसमें नाकाम साबित हुई है। कहा जा रहा है कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया, भूपेश बघेल का नाम है, फिर आपने आदिवासियों का जिक्र किया, उनको लेकर फिर धर्म परिवर्तन का एक मामला पिछले कुछ वक्त में छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नजर आया, नक्सल एरियाज में भी बहुत ज्यादा काम आपने नहीं किया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। जाहिर है कि 15 साल बीजेपी काम करके आई है, आपने 5 साल काम किया है, तो बीजेपी उस आधार पर यह दावा कर रही है कि हम वापसी करेंगे। और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले रमन सिंह फिर कर चुके हैं, अनुराग ठाकुर फिर कर चुके हैं। रमन सिंह जी जो कह रहे हैं उन्हें तो ये बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में वो थे कहाँ, वो तो नजर ही नहीं आए, और वैसे भी उनकी पार्टी ने उन्हें नकार दिया है। और उन्हीं के कारण उन्होंने, देखिए 15 साल जैसा कि आपने कहा राज किया, लेकिन जिस तरह से उनको खत्म कर दिया जनता ने, क्योंकि जनता जनार्दन होती है किसी भी लोकतंत्र में, किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को के लिए काम किया होगा वो जनता ने बता दिया। आपके लिए भी सुजाता जी, आप रमन सिंह जी को कह रहे हैं पार्टी ने नकार दिया, आपके लिए भी ये कहा जा रहा है कि टीएस देव सिंह को साइडलाइन करके रखा और जब चुनावी मौसम आया तब उनको डिप्टी सीएम बना दिया और उनको वादा तो किया गया था मुख्यमंत्री का। अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप देखेंगे टीएस सिंह देव को देख लीजिए कि किस तरह का काम उन्होंने किया है। अगर उनको देखिए, पार्टी के अंदर बहुत कुछ होता है और हर पार्टी के अंदर होता है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और हम बोल सकते हैं। जब आपके यहाँ होता है तो लोकतंत्र है, जब भाजपा में होता है तो रणनीति है। नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको पता भी चलता है कि हमारे यहाँ किसने क्या कहा, और हर एक के पास इच्छाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आवाज ही नहीं सुनाई देती। पर मैं ये कह रही हूँ कि भाजपा का तो एक भी नेता सामने भी नहीं दिख रहा था। लेकिन सुजाता पॉल जी, ये बड़ा आरोप कांग्रेस पर हमेशा लगता रहा है कि कांग्रेस में अगर किसी की इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की होती हैं, प्रियंका गांधी की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिर टीएस सिंहदेव तो दिल्ली तक चक्कर लगा गए, बंद कमरे में क्या कुछ हुआ वो कह देते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए खबरें बाहर तक निकलती है, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बहरहाल चलिए, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी किसको चुनती है, क्या कहती है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, परविंदर सेठी जी भी हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं, उनका तारुफ नहीं करा पाई थी मैं, और नीति जी भी हमारे साथ है, समीर जी भी हमारे साथ है, सुजाता पॉल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और ये बड़ी कवरेज भारत 24 की भी जारी है क्योंकि आज है चुनावी दिन। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान हो रहा है।
तो फिर मिजोरम की 40 सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स अपने घरों से बाहर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं और ये खास कवरेज भारत 24 की भी जारी रहेगी। एक चर्चा हो रही है छत्तीसगढ़ चुनावों को लेकर और साथ ही मिजोरम जहां पर 40 सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की 20 सीटें हैं जिसमें पहले चरण पर आज मतदान हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में तस्वीरें इस वक्त पूर्व सीएम रमन सिंह की आपके सामने हैं। सुबह से पूजा अर्चना का दौर जारी है क्योंकि आज का बड़ा दिन है। राजनांदगांव में ही रमन सिंह पहुंचे मंदिर में दर्शन करने के लिए। काली मां के मंदिर में दर्शन रमन सिंह ने किए। इससे पहले अपने घर में उन्होंने पूजा की और घर में पूजा करने के बाद जब मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने शराब की बात की, शराबबंदी जो वादा कांग्रेस ने किया था उसको पूरा नहीं किया और इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरते हुए रमन सिंह नजर आए, ये कहते हुए कि आज जिन 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 16 से 17 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, ये कहा गया। और इसके साथ ही महादेव ऐप घोटाले का जिक्र भी रमन सिंह ने उस दौरान किया। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं, काली मां के मंदिर में दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पहुंचे, जिनको लेकर यह संशय था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस बार, लेकिन राजनांदगांव से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और उससे ठीक पहले काली मां के मंदिर में उनके दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे रमन सिंह। और एक तरफ मिजोरम में लगातार जो 40 सीटें हैं उस पर वोटिंग जारी है और आपको बता दें कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। 12.80 वोटिंग परसेंटेज अब तक हो चुका है। 10:30 बजे का समय, लेकिन ये 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। लगभग 13% वोटिंग परसेंटेज हो चुका है और मिजोरम के लिहाज से ये बहुत अच्छा बताया जाता है। ऐसे में आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि कैसे भले ही यहाँ पर महिला आबादी ज़्यादा है, महिला वोटर ज़्यादा हैं और महिलाएं वोट करने आ रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं को हमने कतार में देखा, उनको दूसरी महिलाएं पकड़कर आगे ले जा रही हैं। उनका जिसे कहते हैं कि भले ही उनका पार्टिसिपेशन कम हो, चुनाव लड़ने की बात हो, लेकिन मिजोरम में 12.80% जो है वोटिंग परसेंटेज अब तक पूरा हो चुका है। ये अदिति 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज था, 10 बजे तक का इससे और बड़ा होते हुए हम देखेंगे। बहरहाल ये कुछ तस्वीरें इस वक्त मिजोरम छत्तीसगढ़ दोनों ही, 2 तस्वीरें मिजोरम की हैं, 2 तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। पोलिंग बूथ पर उत्साह देखिए किस कदर बना हुआ है, बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स में जाहिर है मन में मुद्दे भी हैं। आप देखिए पहली तस्वीर यहाँ पर देखिए मिजोरम की जो हम दिखा रहे हैं, कैसे बुजुर्ग महिलाएं अंदर जा रही हैं। ये तस्वीर बहुत इसलिए बयां करती है। आप देखिए दूसरी तस्वीर, आप देखिए ये नीचे छत्तीसगढ़ की है जहाँ पे बुजुर्ग लोग पहुँच रहे हैं। काफ़ी कुछ बयां करता है कि लोग कितने उत्साहित होते हैं अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि या तो वो बदलाव चाहते हैं या फिर जो कुछ उनके जीवन में 5 साल हुआ उसी को दोबारा लागू करना चाहते हैं। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। और अभी तक जैसा पूर्णिमा ने बताया कि 9 बजे तक 12.80 परसेंटेज अभी तक अचीव हो चुका है। अदिति जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां के वोटिंग परसेंटेज भी 9 बजे तक अच्छे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। मेहमानों का पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं, उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं। और क्योंकि परविंदर सेठी जी से मैं एक भी रिएक्शन नहीं ले पाई थी, परविंदर जी माफी चाहूंगी, देरी से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन जल्दी से आपका एक क्विक एनालिसिस छत्तीसगढ़ में इस फर्स्ट फेज को लेकर 20 सीटों पर, और दूसरा मिजोरम में जहां पर मणिपुर हिंसा का मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा और विपक्ष ने उसको कैच करने की कोशिश की, कांग्रेस ने उसको कैच करने की कोशिश की, उसका क्या फायदा उनको मिलेगा, एमएनएफ की पोजीशन बीजेपी के साथ कैसी रहेगी और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज में बीजेपी कांग्रेस कैसी नजर आएगी? देखिए, जिस प्रकार भारत देश के अंदर बहुत सारे पर्व आते हैं, चाहे होली है, दिवाली है, दशहरा, उसी प्रकार से जब चुनाव आते हैं तो जनता के लिए एक पर्व के समान है। ये जनता का दिन है, जनता की उम्मीद का दिन है। जनता को ये पता है कि आज जितने भी राजनेता हैं 5 साल तक अपनी डिक्टेटरशिप करते रहे, आज मेरा दिन है, आज मैं उनको चुनने के लिए चुनने का समय है। और उन्हें ये सबसे बड़ी बात है, चुनाव के अंदर एक उम्मीद जागती है, जनता की उम्मीद होती है कि भी ये मेरे लिए काम करेंगे, ये हमारे स्टेट के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, ये यहाँ पे महंगाई कम करेंगे, यहाँ रोजगार के प्रोस्पेक्ट्स हमें देंगे। जिस प्रकार आप मिजोरम की बात करते हैं, डेफिनेटली जैसे मणिपुर का मुद्दा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो पूरे देश में नहीं पूरे संसार के अंदर लोगों के लिए एक
बहुत ही चिंता का विषय और बहुत ऐसी घटना घटी जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे महिलाओं के साथ। उसका इम्पैक्ट तो देखने को जरूर मिलेगा जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस और बड़ी बात परविंदर सेठी जी है कि महिलाओं का जो वोटर्स हैं वो महिलाओं की संख्या मिजोरम में ज्यादा है। जी, जी, एज कंपेयर टू मेल महिलाएं ज्यादा है जो कि वोट कास्ट करती है। बहरहाल उसका जैसा इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन इसी बीच में जी सब जैसे जिस प्रकार मिजोरम है या नॉर्थ ईस्ट की जगह है, वहां पे जो लेडीज हैं वो मैं समझता हूं कि वो ज्यादा डिपेंडेंट और छोटे छोटे भी काम और- करना, और घर वो, चलाना, ये सब वो, काम ज्यादा होते हैं। हाँ, सारा काम संभालती हैं बिल्कुल। और पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। गौरी शंकर श्रीवास बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी, आज बीजेपी का दिन है क्या? पहला सवाल। दूसरा, भले ही भतीजे से टकराव के साथ और इलेक्शन फाइट के साथ भूपेश बघेल ये कहते हो कि रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को लेकर भी भूपेश बघेल यही सोच रहे हैं कि रिश्ता हो ना हो बाप हम ही लगते हैं। ये बाप नहीं है, छत्तीसगढ़ के पाप हैं और जनता इनसे छुटकारा पाना चाहती है। पिछले 5 साल से कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे भूपेश बघेल जी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। जिस बस्तर का आप जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे जिले हैं नारायणपुर और आपके सुकमा कोंडा के आसपास के, वहां पर जो पोलिंग बूथ है उसको 60 से 65 किलोमीटर दूर में प्लांट किया गया है। अब एक सामान्य आदिवासी वहां जाकर कैसा मतदान करेगा, इस बात को समझ सकते हैं। पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन तय करता है ना सर, कि सरकार तय करती है? मैं बता रहा हूं ना, मैं वो इसलिए तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 5 साल से नक्सलवाद की समाप्ति के लिए कोई भी रोड मैप, कोई भी एक्शन गौरी शंकर श्रीवास, माफी चाहूंगी आपको यहाँ पर इंटरप्ट करते हुए, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन सर बहुत मेहनत करता है चुनाव संपन्न कराने के लिए। दूसरी तरफ सुरक्षा बल, सीआरपीएफ की बटालियन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दिन रात मेहनत करती है, इसीलिए वो सिक्योरिटी देते हैं। और पूर्णिमा, जब इलेक्शन कमीशन तारीखों में या तमाम चीजें कुछ करता है, सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, सुरक्षा बल पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। नहीं तो फिर मुद्दों पर आइए गौरी शंकर श्रीवास, मुद्दों पर आ जाते हैं सर। जब ईवीएम का सवाल आपके लिए आता है कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहे, तब आप कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष कैसे सवाल उठाती है, और आज पोलिंग बूथ कितने किलोमीटर दूर है तो आप वापस से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं। आप याद रखिए कि आप पर भी ये सारे सवाल उठे आए हैं। आप मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। मैंने ना इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया है, ना मैंने सीआरपीएफ पे सवाल उठाया। मैं तो राज्य सरकार की नक्सल नीति को देखिए, आज नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हमको 65 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इसमें गलती निर्वाचन आयोग और इसकी नहीं है, बोर्ड की गलती राज्य सरकार की नीति है, जिन्होंने एक भी ऑपरेशन नहीं चलाया। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि 15 मुद्दे बाहर है आपके सर, आइए मंदिर दर्शन करने, मुद्दे विकास के मुद्दे हैं और कुछ नहीं। मंदिर दर्शन करने के बाद अभी बूथों में जाएंगे, मंदिर के बाद कुल मिलाकर देखना है कि मतदान अभी करने जाएंगे सीधा जो है। और रमन सिंह ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात की, में बताया कि वो सीधे यहाँ से 3:30 बजे कवर्धा के लिए रवाना होंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी 3 बजे कवर्धा में अपना वोट कास्ट रमन सिंह करने वाले हैं, उसकी जानकारी उन्होंने खुद अभी यहां पर दी। आपने सुना हमारे संवाददाता उनसे बातचीत करते हुए। और गौरी शंकर श्रीवास, एक बार जल्दी से क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी क्योंकि सभी मेहमानों को हमें इंक्लूड करना होगा। मुद्दों पर सर बात कर लेते हैं। क्यों 15 साल बनाम 5 साल बाद बीजेपी की वापसी क्यों होनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ में। देखिए, अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब ने भी कहा कि विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन विकास किसका हुआ? महादेव के नाम से 508 करोड़ की वसूली करने वालों का विकास हुआ, कोयला की दलाली करने वालों का विकास हुआ, रेती की चोरी करने वालों का विकास हुआ, चावल की में भ्रष्टाचार करने वालों का विकास हुआ, प्रदेश के आदिवासियों का विकास नहीं हुआ, प्रदेश की जनता का विकास नहीं हुआ, जल जंगल जमीन को बेचा गया, नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ, तमाम जो वादे किए गए थे वो पूरी तरह से खोखले साबित हुए, नारा बदल गया, जो पिछले 36 वादे थे वो 17 में आ गए। तो आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ को कहां ले गए। आज अंडरवर्ल्ड से हमारे तार जुड़ रहे छत्तीसगढ़ के, जो बदनामी हो रही है प्रदेश की, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी साथी, मेरी बहन प्रवक्ता बैठी सुजाता पाल जी बताए, ये 508 करोड़ में किसका किसका हिस्सा है। सुजाता जी, कालिक से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे हर आज आईपीएस डरा हुआ है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सुजाता जी, बढ़ता छत्तीसगढ़, बदलता छत्तीसगढ़ क्या पिछड़ा छत्तीसगढ़ हो गया? देखिए, ये जो कह रहे हैं, अगर इन्हीं की पार्टी के नेता सुनेंगे तो वो कहेंगे भाई बहुत गजब है। हम कहते हैं कि हम तो चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, इनके तो सारे सवाल ही ऐसे हैं।
अब जहां तक बात है, जो बातें ये कह रहे हैं उसमें तथ्य कितने हैं? अरे 15 साल आपने सत्ता संभाली और आपको जनता ने जिस प्रकार से नकारा है, और आज जनता जानती है कि केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे पर धमका रही थी भूपेश बघेल जी की सरकार को। जनता जानती है कि कोरोना के समय पे पूरे देश में त्राहिमाम मची हुई थी, और जहां जहां भाजपा की सरकार थी वहां पे कितने बुरे हाल थे। मगर छत्तीसगढ़ जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था दूसरे राज्यों को, और उनके यहाँ स्थिति बहुत बेहतर थी। आज अगर दलितों को आप देखें या आदिवासियों को देखें, हर जगह उनका उत्पीड़न अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा की सरकार है। जिस तरीके से ये झूठ फैलाते हैं ना, तो इनको ये व्हाट्सएप का फर्रा आ जाता है, उसमें से झूठ बताते हैं। अभी आपने सुना नहीं, अमित शाह जी बता रहे थे कि ओबीसी के आंकड़े में जो मुसलमान और यादव है बिहार में वो गलत बताए गए। तो कुछ भी बोल दो आप, टैक्स थोड़ी लगता है। इसलिए ये तो ये बता दें क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बात है कहने के लिए अपनी केंद्र सरकार के लिए कि एफसीआई नहीं खरीदेगा धान अगर एमएसपी के ऊपर खरीदा गया। लेकिन आज आप वादा वही कर रहे हैं जो भूपेश बघेल करके दिखा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एमएसपी भूपेश सबसे ज्यादा दाम पर खरीदने ठीक है गौरीशंकर जी 10 सेकंड बस उसके बाद 10 सेकंड जल्दी से। सुजाता पाल जी अभी दलित उत्पीड़न की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ में तो हाल ये है कि यहाँ के युवा दलित साथी तो निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन कर रहा राज्य सरकार के खिलाफ में, तब 2 शब्द नहीं निकला। महिलाओं ने सर मुंडा लिया, 1-1 साल तक धरना दिए। तब सुजाता पाल जी प्रियंका गांधी वाड्रा कहा कि ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है। प्रदेश में आदिवासी से लेकर एससी समाज सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार छत्तीसगढ़ में 6000 से ज्यादा अकेले मामले बलात्कार के छत्तीसगढ़ में। और यहाँ समीर चौहानकर जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, झारखंड की बात हो, छत्तीसगढ़ का आज क्योंकि चुनाव है महत्वपूर्ण है। समीर जी, ये ऐसे जो इलाके हैं जहां पर मिनरल्स मतलब हम ऐसी चीजें मतलब जैसे बोलते हैं ना रिच स्टेट्स कहे जाते हैं, लेकिन आज भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, चाहे फिर 15 साल भाजपा ने राज किया या 5 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से राज किया। लोगों की स्थिति जिस स्टेट पे वो राज करते हैं जो मिनरल्स और तमाम चीज़ों से भरपूर है, और उनकी स्थिति ऐसी है, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि एक बड़ा दुर्भाग्य कि जिन राज्यों के अंदर नेशनल मिनरल्स है, आप देखो अगर झारखंड की आप बात करोगे, छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करोगे, मध्य प्रदेश के अंदर भी काफ़ी है, वहाँ पर जिस जनता का विकास होना था, मुझे लगा कि जनता का विकास होने के बजाय उस जनता को उस मिनरल के लाभ के लिए राजनीतिक दलों ने विस्थापित किया है। ये आप किसी भी राज्य में देखोगे, आप देखिए अब हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की जांच चल रही है, 4 बार ईडी उन्हें बुला चुकी है संबंध देखिए, वो पहुंचे नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि खनन का जो पूरा खेल हुआ है झारखंड के अंदर, उसके अंदर मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का नाम आ रहा है। आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार रही अजीत जोगी के समय, जब पहली बार बनी 2003 के अंदर, जब सरकार मध्य प्रदेश बना 2000 में, अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, तो 3000 के चुनाव के पहले तक खनन का बहुत वहाँ खेल चला। रमन सिंह सरकार के अंदर भी काफ़ी खनन के आरोप लगते रहे 15 साल। उसके बाद कांग्रेस सरकार में तो बेइंतहा लूट हुए। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बात विशेष रूप से देखना चाहिए कि जिन राज्यों में नेशनल मिनरल्स आते हैं, अगर वहाँ वो मिनरल्स निकल रहे हैं तो उस राज्य की जनता, उस आबादी को होता है सर, दोहन ज्यादा होता है कि सरकार किसी की भी हो, दोहन ज्यादा होता है। बिल्कुल दोहन ज्यादा होता है, और बेसिकली पूरा अवैध खनन होता है। आप देखिए इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की कितनी बार टिप्पणी आ चुकी है, कई आयोग बन चुके हैं। बिल्कुल सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अब पब्लिक स्मार्ट हुई है, पब्लिक को पता है कौन क्या दे रहा है तो उसी को वोट कर रहा है। यही वजह है कि अब लोग एक्चुअल उस पर बात करने लग गए कि अगर हम आते हैं तो आपके घर में गैस उज्ज्वला के बाद जो 900 का था अब 400 का होगा, 500 का होगा, कोई 450 होता है। कोई कह रहा है कि अब बच्चों की पढ़ाई, छत्तीसगढ़ में कहा गया है कि पीजी तक पढ़ाई मुफ्त होगी, किताबें मुफ्त है, ट्यूशन फी मुफ्त होगी। वैसे ही सब कुछ मुफ्त वाला, जिसको हम पहले कहते थे फ्रीबीज, अब ये कहा गया है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको आगे लाने की। लेकिन सब कुछ मुफ्त, और फिर बेरोजगारी उतनी की उतनी रहती है। देखिए अगर आप घोषणा पत्र दोनों पार्टी का देखोगे, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, तो आप अगर ऊपर की पार्टी का नाम बदल दो तो आप बता नहीं पाओगे घोषणा पत्र किसका, दोनों का सेम है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये कहा दिया है धान के लिए, कांग्रेस ने 3200 कर दिया, किसानों का माफ करने के लिए कहा है, महिलाओं को 10,000 का है, जो भूमिहीन मजदूर है उनके लिए कहा गया है। अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया कार्य वो सुन लेते। घोटाले पे घोटाला, और छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपये महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें,
वो उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। अब ये सवाल खड़ा होता है जो गंभीर आरोप है, बघेल जी ने क्यों इसको बंद नहीं कराया आपको? क्या इनके पुलिस वाले ये नहीं कर सकते थे? क्या इन्होंने एक बार भी प्रेस वार्ता करके कहा कि इसे आपको बंद करना चाहिए? क्या एक बार भी पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल जी ने एक पत्र भी लिखा इसको बंद करने के लिए? ये साफ दिखाता था पूरे के पूरी तरह से ये ऐप को चलाने वालों के साथ सट्टे से पैसा कमा रहे थे और सट्टे का पैसा सत्ता में आने के लिए उपयोग करने में लगे थे। अब जब पोल खुल गई है तो पसीना आता है बघेल जी को, टाइम देखते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, मीडिया को कहते हैं अरे कितना सवाल पूछोगे, कितना भागोगे बघेल जी सवालों से। अब छत्तीसगढ़ कहता है भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग, जितना भी भागोगे जनता भगाएगी, फिर जांच एजेंसियां भगा। पूर्णिमा, ये बहुत ज़ोरदार और मज़ेदार चीज़ है कि अभी चुनावी मौसम है और डायलॉग्स फिल्मी हैं कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, भाग भूपेश भाग, ये तमाम चीज़ें। लेकिन हमारे साथ संजय मिश्रा जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, भारत 24 पर स्वागत है आपका। और तमाम तरीके की बयानबाजी आप देख रहे हैं। अभी अभी उन्होंने कहा कि भाग भूपेश भाग, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और अनुराग जी अपने स्वभाव के हिसाब से अपने पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी की जो आचरण है उस हिसाब से उन्होंने वक्तव्य दिया है। एक मंत्री के, मैं समझता हूँ कि मंत्री का वक्तव्य नहीं हो सकता एक मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री ने ये भी कहा अपने एक और सामने वाले प्रत्याशी के लिए जो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, शायद ये भी ठीक नहीं है। नहीं, ये फिल्मी डायलॉग्स जैसे आपने खुद कहा है कि फिल्मी डायलॉग्स आएंगे सुनने के लिए और बहुत सारे डायलॉग्स आएंगे, बट मैं समझता हूँ कि जो समरसता है राजनीति का उसे बचा कर रखने की जिम्मेदारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर है। मैं कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो है कि आप बताइए कि जनता के लिए आप क्या करने वाले हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से लेकर किसी भी राज्य में या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी मुद्दा गिनाए ना कि भाई मैंने ये किया है और आगे आने वाले दिनों में मैं ये करने वाला हूँ। सिंपल सी बात है कि इस पर चुनाव नहीं होगा। चुनाव किस पे हो रहा है? आज देखिए, जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। और जिस पे इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कह रहा है कि भाग बघेल भाग, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि ये जिस फंडिंग की आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फंडिंग में सबसे बड़ी पार्टी है आज के दिन में, तो ये खुद भारतीय जनता पार्टी कहती है। वो फंडिंग का स्रोत क्या है भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बता देती? आपका जो स्रोत है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो फंडिंग आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आपके पास फंडिंग? मैं कह रहा हूँ कि आप दिखाइए, फिर कांग्रेस से बोलिए, फिर आम आदमी पार्टी से बोलिए, समाजवादी से बोलिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलिए ना भाई। आप सत्ता में बैठे हैं, सारे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट जिस पे डिसीजन देता है इमीडिएट आप उसे पलटने का काम सदन में कर देते हैं। ये ला दीजिए। आप पीएम केयर फंड को आपने सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया। क्यों कर दिया साहब आपने? आप तो एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ईमानदार पार्टी है। चोर तो बाकी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और बाकी जो दल बैठे हुए हैं विपक्ष में, वो चोर हैं। आप कहीं तो अपना सबूत दीजिएगा ईमानदारी का। उससे सुजाता पॉल जी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। बहुत देर से शायद सुजाता पॉल जी को अपनी टीम में कम मेंबर्स लग रहे थे, थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट हो गया। ये कम से कम एक अच्छी बात हुई। संजय जी, आपके आने के बाद उनके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान देखने को मिली है। नीति जी, आप इसमें ऐड ऑन कर। संजय जी, बस 2 सेकंड में मैं आई आपके पास। जी बोलिए। अच्छा, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप मुझे कह रही हैं? जी संजय जी, जल्दी से। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मैं बात रख रहा हूँ, समझता हूँ कि ये बात आप लोग भी यही चाहते हैं कि चुनावी मुद्दे एक अलग होते हैं। प्रधानमंत्री जी जब छत्तीसगढ़ जाते हैं, छत्तीसगढ़ तो इन्होंने गए ही नहीं है ये, लेकिन जब मध्य प्रदेश जाते हैं, बाकी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे घोटालों का राज्य रहा है 18 साल से 15 साल से शिवराज सरकार घोटालों की सरकार कही जाती है, एक जांच वहां करा लेते। ठीक है, आप निष्पक्षता का परिचय दे देते अपना वहां मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे कि समीर जी ने कहा ना कि आजकल अगर आप पार्टी का नाम हटा दे तो सबके घोषणा पत्र, गारंटी पत्र, संकल्प पत्र सब एक जैसे लगते हैं। तो अगर आप पार्टी का नाम हटा दे तो नीचे आरोप भी फिर एक जैसे लगते हैं। देखिए, दोषारोपण की जो क्रिया है ये चुनावों के समय तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन मूल मुद्दा क्या है कि धरा पर जनता को क्या मिला ये सोचने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ इस समय हाई मिनरल रिच स्टेट है, जिसमें इन्होंने केवल, मैं कांग्रेस पार्टी की यहां बात कर रही हूं,
7,000 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स में घोटाले करे। रोकना होगा इसके बाद एक तो ब्रेक के लिए भी जाना है, लेकिन जब आप ये गिनाएंगी ना तो 15 साल और 5 साल में दोनों गिनाएंगे, कंपैरिजन दोनों गिनाएंगे, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता जो पीड़ा से गुजर रही है उसको कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ये डर रहे थे कि हम 15 साल वाले नेताओं को उतारे या नहीं उतारे, क्योंकि लोग फिर वो याद करने लगेंगे।